एट लवेंसो में, जहाँ मैं आपके साथ फ्रॉम 1000 ईयर्स अगो का थर्ड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जून यीशु से वहाँ रहने की परमिशन ले लेता है काइंड ऑफ। उसके बाद यीशु वहाँ से चला जाता है और जून बस से जाते हुए देखता रहता है। उसके जाने के बाद यीशु सोचता है मन में, ये आदमी काफ़ी कठोर दिखाता है अपने आप को, पर अंदर से बहुत दुखी और अकेला लगता है मुझे। ऐसा लगता है जैसे उसका रोम रोम होके सागर में डूबा हुआ हो। ना चाहते हुए मैं अपने यीशु के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं इंसान के साथ क्या हुआ होगा जिसके कारण इसकी ऐसी हालत है। और बाहर के तूफान के भी ऐसे कोई आसार नहीं लग रहे थे कि अभी वो कुछ समय में शांत होने वाला है। अर्जुन के मतलब यीशु के वहाँ से छोड़ के जाने के बाद अर्जुन वहाँ कॉरिडोर के एंट्रेंस के पास बैठ जाता है, अपना बैग उतारता है और वहाँ जल रहे लालटेन की रोशनी में अपने आसपास का सराउंडिंग्स देखने लग जाता है। फिर इधर रेस्ट करने के बाद वो अपना बैग खोलता है और उसमें से कुछ स्नैक्स खाने के लिए निकालता है और मोस्टली उसमें एनर्जी बार्स थे और कुछ फ्रूट्स थे लाइक एप्पल और बनाना। वो खाना बेसिकली ऐसा था जिसे आप कहीं भी जा सकते हो और बिना कुक करे खा सकते हो। वो खाना इतना तो था कि अगर यहाँ के हालात ठीक नहीं होते हैं और उनको यहाँ रुकना पड़े कुछ दिन तक, तो 3 दिन तक तो वो आराम से रुक सकता था बिना खाने की फिक्र करे। 3 दिन तक उसका खाना चलने वाला था और उसे अभी खाने की चिंता थी भी नहीं, उसे चिंता थी अभी पानी की। अगर वो खत्म हो गया तब वो क्या करेगा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। कोई रास्ता ना पाकर उसने रियलाइज़ किया कि अब उसे यहाँ उसके होस्ट ज़ादिशु की हेल्प लेनी पड़ेगी पाने के लिए। उसने अपने खाना खाया और मन बना लिया कि अब वो ज़ादिशु को ढूंढेगा और उससे हेल्प मांगेगा पाने के लिए। खाना खाया उसने और वहाँ और चला गया वो ज़ादिशु को ढूंढने के लिए। वो थोड़ी देर चलने के बाद कमरे के सामने आके रुक गया जो उसके हिसाब से उस जगह पे स्थित आखिरी कमरा था। वो अंदर गया और देखा उसने वो जगह बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। उस कमरे में 2 फ्लोर थे, एक फ्लोर जिस पे वो खड़ा था और एक फ्लोर जिस तक मतलब जो ग्राउंड फ्लोर था उस तक जाने की सीढ़ियाँ जहाँ खड़ा था उसके पास बनी हुई थी। ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ वो था वहाँ पे टूल्स रखे, वो फार्मिंग टूल्स रखे हुए थे और एक बोरी रखी हुई थी जिसमें देखने से तो ऐसा लग रहा था कि अनाज है और वो अब किसी काम लायक नहीं था, उसे यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पुराना हो चुका था और सड़ भी चुका था। वहाँ कई सारे सामान बिखरे हुए थे, कई ऐसी चीज़ें थी जो देखी जा सकती थी, पर अर्जुन का अटेंशन ग्राउंड फ्लोर पर बने एक प्लेटफॉर्म ने खींचा अपनी तरफ जिस पर ज़ादिशु बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, लेग क्रॉस थे और वो काफ़ी गहरे ध्यान में ऐसा लगा था कि वो काफ़ी गहरे ध्यान में है। यीशु वहाँ से फ्लोर से देखने लगा, फिर वो नीचे उतर के आया और प्लेटफॉर्म के पास आके खड़ा हो गया। हालांकि उसकी अभी आदत तो नहीं थी कि वो किसी के और के मैटर में बोले, किसी और को जज करे वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, पर फिर भी आज यीशु को ऐसे देखकर थोड़ा अजीब फील कर रहा था। उसने कहा, ये इंसान बीच में भी तो बैठ सकता था प्लेटफॉर्म के, ये उससे किनारे क्यों बैठा है। ऐसा लग रहा है किसी और के लिए इसने जगह बना रखी है, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं, या फिर कोई है जिसे मैंने अभी तक देखा नहीं है। वो आप सब मन में सोच ही रहा था, तभी यीशु उससे कहता है, जितना देखना था देख लिया। वो उसकी आवाज़ सुनकर बिल्कुल चौंकता है और एक कदम पीछे हट जाता है। उसकी आवाज़ ना यीशु की पूरे कमरे में से गूंज सी रही होती है। कहता है, जी आई एम सॉरी, वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। यीशु अपनी आँखें खोलता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या चाहिए। उसने कहा, मैं वो आपके पास थोड़ा पानी होगा। वो रिजेक्ट होने के लिए भी तैयार था कि अगर ऐसे सिचुएशन में उसे मना भी कर दे तो उसे चलेगा, पर यीशु उसे सरप्राइज करते हुए दोबारा से उठता है और कहता है, मेरे पीछे आओ। दोनों चलते चलते एक दूसरे कमरे में आते हैं। वो पहले वाले कमरे से थोड़ा छोटा सा कमरा था और ऐसा लग रहा था कि वो यूज़ के लिए वो जैसे स्टोरेज होता है ना, स्टोरेज की तरह से यूज़ किया जाता है। वहाँ पे एक मिट्टी का जार रखा हुआ था और जिसको वहाँ जाता है उसके पास खड़ा होता है और कहता है, जितना पानी लेना है लो। जो वहाँ पे आता है और उसको उस जार को देखने लग जाता है। उसमें साफ पानी था। वो अपनी बोतल निकालता है और वैसे उसमें पानी भरने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियाँ उस पानी को छूती है वो घबरा कर पीछे हट जाता है। पानी बिल्कुल बर्फ़ की तरह था, ठंडा एकदम। यीशु से कहता है, क्या हो गया। और वो फिर पलट के यीशु की तरफ देखता है और उसे जो कि उसे ही घूर रहा था और उसके एक्सप्रेशन देख के साफ पता चल रहा था कि वो नहीं जानता कि वो ऐसा
एक्सप्रेशन, मतलब सॉरी, वो ऐसा क्यों किया उसने, उसका एक्शन से वो भी कंफ्यूज हो गया था। अब वो एक अनग्रेटफुल गेस्ट तो नहीं बनना चाहता था, हालांकि वो समझ नहीं पाया था कि इतनी सर्दी में यहाँ कोई इतना ठंडा पानी कैसे पी सकता है। तो उसने जाने दिया, उसने एक स्माइल के साथ कहा, कुछ भी नहीं हुआ, वो बस मैं थोड़ा पानी थोड़ा ठंडा था ना, तो मैं थोड़ा घबरा गया था, बस कुछ नहीं। अब ऐसे सिचुएशन में जो कुछ कर भी नहीं सकता था। अब यहाँ जब ठंडा पानी ही मिल सकता था तो आपको कोई क्या करे। और दूसरी तरफ यीशु से देखता और अब समझ में आ जाता है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग नोट देता है और कहता है ठीक है फिर ये मुझे दो। जून कहता है आप क्या दूँ आपको? तो वो कहता है अरे जो पानी का बर्तन तुमने पकड़ रखा है वो मुझे दो। और यीशु की इस बात से जून ने जिसके अपने दिमाग में उसके लिए एक लिस्ट बनाई थी जिसमें यीशु से जुड़ी अजीब बातें थी, उनमें एक और चीज़ जुड़ गई थी, पानी का बर्तन। मैंने सोचता है ये तो महज एक गिलास है, मिस्टर साहब इसे पानी का बर्तन क्यों कह रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें पता ही ना हो कि इसे कहा के जाता है। उसने फिर ज़्यादा नहीं सोचा और वो ग्लास यीशु को दे दिया। और यीशु उसे ना बड़े गौर से देखे जा रहा था और काउंसलर उसे देखे जा रहा था। वो उस ग्लास को हर तरह से, हर एंगल से देख रहा था, एग्जामिन कर रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहता था कि उस टेक्सचर को, उस मटेरियल को फील करने की कोशिश कर रहा था। खैर अब जो जून था वो भी उसे वजह से घूरे जा रहा था। और उन्होंने कहता है मिस्टर साहब अभी एक बच्चे की तरह लग रहा है जिन्हें कोई ऐसी चीज़ मिल गई है जो उन्होंने कभी लाइफ में देखी ही ना हो। अब थोड़ी देर देखने के बाद यीशु उसमें पानी भरता है। पानी भर के वो ऐसा कुछ करता है जिसकी जून ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो उस ग्लास को अपने एक हाथ में पकड़ता है और दूसरे हाथ की हथेलियों से उस ग्लास के सरफेस को छूता है। उसके हाथ से ऐसा आ रहा था जैसे हीट सी निकल रही है। वो हीट जून फील कर पा रहा था। जून बस उसके हाथ को और उस ग्लास को देखते जा रहा था। और थोड़ी देर बाद यीशु ने उस ग्लास को जून को वापस कर दिया और जून ने उस ग्लास को छुआ और वो सख्ते में आ गया कि वो वाकई गर्म हो चुका था वो ग्लास और उसका पानी। उसने कहा आपने कैसे किया? कैसे किया आपने? तो उसने जिसे कहता है कि देखो यहाँ आग नहीं मिलेगी, तो मैंने इस पानी को अपनी आंतरिक ऊर्जा से गर्म कर दिया, फिलहाल इसी से काम चला लो। उसने मन में कहा आंतरिक ऊर्जा? आजकल के मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर भी ऐसी ऊर्जा यूज़ नहीं कर पाते, तो इन्होंने कैसे की? उसके मन में अब 1000 तरह के सवाल आ गए थे और वो इस बात को मानना नहीं चाहता था, पर अब वो जुटला भी तो नहीं सकता था कि उसने जो देखा है वो झूठ है। वो भी तो नहीं कर सकता था क्योंकि उसने सब अपने आंखों के सामने देखा था कि यीशु ने कैसे उस ग्लास के पानी को बिल्कुल ठंडे से गर्म कर दिया था। वो इससे पहले कुछ और पूछ पाता जो यीशु वहाँ से निकल चुका था स्टोरेज रूम से, आकर वापस से उस प्लेटफॉर्म पे आके बैठ गया था और ध्यान करने लग गया था। जून जो कि इसके पीछे पीछे फिर वहाँ पे आ गया था और वो यीशु को ऑब्जर्व करने लग गया था। और काफ़ी देर उसे ऑब्जर्व करने के बाद वो भी आकर उस प्लेटफॉर्म पे यीशु के सामने वाले जगह पे जो खाली थी वहाँ आके बैठ जाता है। और फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट चैप्टर में। आई नो कि आज का एपिसोड थोड़ा बोरिंग सा था और मैं थोड़ी अटक भी रही थी, उसके लिए माफ़ करिएगा मुझे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जो है तो लिख ही दीजिएगा प्लीज़। आई नो कि आपको स्टोरी आज थोड़ी बोरिंग लगी होगी, पर ये स्टोरी दूसरी स्टोरी से अलग है। आपको यहाँ बहुत मिर्च मसाला नहीं मिलेगा। ये स्टोरी बस एक एक्चुअली ये वेन के साउकली निस्वार्थ प्रेम और अभी जून के और यीशु के अकेलेपन के जो वो कई हज़ार सालों से सह रहा है वेन के बिना। सो इसीलिए आपको ये नॉर्मल स्टोरी से थोड़ी डिफरेंट लगेगी। और फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।